केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर और मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। आप देख रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर ग्राउंड जीरो से हमारी खास पेशकश। बिहार चुनाव की बात करते हैं। बिहार चुनाव में सेकेंड फेज को लेकर प्रचार का शोर आज थम गया, जिसको लेकर वोटिंग 11 नवंबर को होगी। लेकिन हम बात करेंगे जुबानी वार पलटवार की। भोजपुरी के सुपरस्टार्स आपस में ही जुबानी वार कर रही हैं। एक तरफ है खेसारी लाल यादव, तो वहीं दूसरी ओर है पवन सिंह और दिनेश लाल निरहुआ, और तीनों के बीच लगातार जुबानी वार पलटवार का दौर चल रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि मर्यादाओं को लांघते हुए तीनों की ओर से पर्सनल कमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि चुनाव से शुरू हुआ ये वार पलटवार का सिलसिला कब और कहां जाकर थमेगा। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, उसने सब कुछ अपने आप को बर्बाद कर दिया। जाने दीजिए, करने दीजिए, वो उतने में ही खुश हैं, उनको बोल लेने दीजिए, खुश रहें। किसी एक बयान पे कायम रहता नहीं है और अब देखिए वो भागने की तैयारी में है। बिहार में चुनाव है तो मैदाने जंग में सितारों की भी बहार है। कोई दंगल में अपने मंगल की कामना लेकर दो दो हाथ करने उतरा है, तो कोई अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए विरोधियों के खिलाफ यलगार कर रहा है। बात चुनाव जीतने की है तो जुबानी तीर भी चल रहे हैं। खेसारी और पवन सिंह गुत्थम गुत्था नजर आ रहे हैं, जबकि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ खेसारी को घेरते दिख रहे हैं। सितारों का ये सियासी द्वंद्व तब शुरू हुआ जब लालटेन की रोशनी में जीत की तलाश में निकले खेसारी ने पहले पवन सिंह फिर राम मंदिर पर बयान दिया। औरत के लिए उसके पति से बढ़कर शोहरत और उसके पति से बढ़कर सम्मान कुछ नहीं होता। तो मुझे पता है यार कि महिलाओं का सम्मान क्या होता है, क्योंकि मैं भी किसी एक महिला का बेटा हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का पति हूँ। राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? हाँ? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा। रील से निकलकर रियल लाइफ में आए खेसारी लाल यादव ने राजनीति में लोगों की लाइक्स बटोरने के लिए पवन सिंह पर वार किया, तो पत्नी से विवाद के बाद बीजेपी के लिए बिहार में विकास की बात कर रहे पावर स्टार आग बबूला हो गए। पवन सिंह ने खेसारी को उन्हीं के अंदाज में जवाब देने के साथ सधे हुए लहजे में राजनीति का पाठ भी पढ़ा दिया कि अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़े धन में खल बोराए, वही उनका हाल है। वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। जाने दीजिए, करने दीजिए, वो उतने में ही खुश हैं, उनको बोल लेने दीजिए, खुश रहें, मस्त रहें, यही बोलूंगा। फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी पवन सिंह खेसारी लाल यादव के सीनियर हैं, लिहाजा उन्होंने इशारों इशारों में खेसारी को मर्यादा में रहने की हिदायत भी दे दी। लेकिन खेसारी ने बीजेपी नेता और स्टार प्रचारक पवन सिंह पर हमला बोला तो दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को भी बोलने का मौका मिल गया। निरहुआ ने बिना वक्त गंवाए पर्दे के अपने प्रतिद्वंदी पर प्रहार करना शुरू कर दिया। हर दिन तो पहले अपना बयान पलट लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम अश्लील गाना गाता है तो बोलता है रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन से सीखा है। और जब उससे पूछा जाता है कि आपने इन लोगों को फॉलो किया तो बोलता है नहीं, इन लोगों को काहे फॉलो करेंगे। उसके बयान से साफ पता चल रहा है कि अब वो भागने की तैयारी में। रुपहले पर्दे से निकलकर बिहार के धूल भरे रास्तों से होते हुए राजनीति में अपना मुकाम तलाश रहे खेसारी, पवन सिंह और निरहुआ के बीच वाक युद्ध अपने चरम पर दिखा तो इन सब के सुपर सीनियर मनोज तिवारी और रवि किशन भी मौका नहीं चूके। दोनों ने लोगों को एंटरटेन करने के बाद बिहार में लालू की लालटेन जलाने के लिए मिशन पर निकले खेसारी को आड़े हाथों लिया। सियासी शैली में ऐसा वार किया कि खेसारी निशब्द हो गए। भाई तोहरे मन के नहीं हुए तो तू अश्लील कहता,
शील, मर्यादा, संस्कार, सनातन, सभी को गले लगाना, किसी से भेदभाव न करना, कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद की बात करना, इसका नाम है एनडीए। और अगर इसको वो समझते हैं कि अश्लील है तो भैया वो अपनी संस्कृति बनाए रखे। जो महागठबंधन की कट्टा संस्कृति है उसमें बिहार विश्वास करते हैं। किसने भोजपुरी को बदनाम किया, किसने भोजपुरी की ये हालत की, किसने जो किया, तो आज वो लोग जवाब दें कि वो इंडस्ट्री पे ताला लगा के आप कोई और कुछ उम्मीदें देंगे। ये छूट पर जहां पर एक जंगल राज था उस दल के साथ, जहां सनातनी विरोधी आवाजें निकलने लगी, राम मंदिर के खिलाफ आप लोग आवाज निकल रहे हैं, मां जानकी के मंदिर जो बनने जा रहा है उसके विरोध में आप लोगों की आवाजें निकल रही। इससे ये पता चलता है आपकी विचारधारा क्या है और जनता जान रही है। इन लोगों की जमानत आप जब्त कर देना। बिहार में स्टार वॉर वाला मामला 1/4 हो गया। खेसारी लाल यादव अकेले पड़ गए, जबकि पवन सिंह, निरहुआ, मनोज तिवारी और रवि किशन एक हो गए। अपनी अपनी पार्टी का मान, खुद का स्वाभिमान और जीत का अभिमान बनाए रखने के लिए सब एक साथ मिलकर खेसारी पर शब्दबाण चलाने लगे। लेकिन सवाल यह है कि खेसारी के तर्क कितने सही थे, पवन सिंह पर व्यक्तिगत टिप्पणी कितनी उचित थी। संविधान के तहत बोलने की आजादी का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कैसे हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल तक राजनीतिज्ञों को पानी पी पी कर कोसने वाले खेसारी लाल यादव आज अपने बयानों पर क्या आत्ममंथन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार में चुनाव क्या हुए, सारे भोजपुरी के सुपरस्टार्स आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे लालू यादव के परिवार की। लालू यादव के बड़े बेटे और तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव को Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है। हालांकि उन्होंने पहले अपनी सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। लेकिन तेज प्रताप यादव की मांग जितनी जल्दी सुनी गई, उसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। सवाल यहां पर यह भी है कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार लालू यादव के परिवार को लेकर हमलावर है, लगातार आरोप लगा रही है, लेकिन तेज प्रताप यादव पर बीजेपी की पकड़ थोड़ी ढीली हो गई है और बीजेपी नरमी बरत रही है। इसके पीछे की रणनीति क्या है और बीजेपी आखिर इसके पीछे सोची समझी मकसद के जरिए आगे बढ़ रही है या फिर ये महज इत्तेफाक है, समझाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। परिवार निकाला के बाद नई पार्टी बनाकर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे तेज प्रताप यादव के लिए ये चुनाव बेहद अहम है। तेज प्रताप यादव के लिए विधानसभा चुनाव उस अग्नि परीक्षा की तरह है जिसे पार करने के बाद वो बिहार की सियासत का एक चमकता सितारा बन सकते हैं। और अगर नाकामी हाथ लगी तो राजनीति की भीड़ में गुम हो सकते हैं। लिहाजा तेज प्रताप यादव माता पिता और अपनी दादी का अप्रत्यक्ष आशीर्वाद लेकर मैदाने जंग में कूद पड़े। आरजेडी के जयचंद को बेनकाब करने के साथ ब्लैक बोर्ड से राजनीति में अपने हाथ की छाप मजबूत करने लग गए। बहुत सारा हरदंडा अपनाया, जयचंदवा है जो संगठन को बर्बाद कर दिया, लेकिन हम कहे कि लालू जी का जो सामाजिक न्याय है उसको हमको बचाना, इसलिए हमने नया पार्टी बनाने का काम किया। इसलिए लालटेन पे बटन मत दबाइएगा, ब्लैक बोर्ड पे बटन दबाइएगा। अगर सही में सामाजिक न्याय को बचाना है तो इसलिए ब्लैक बोर्ड को जिताना जरूरी है, क्योंकि हम ठेठ अंदाज के लिए जाने जाते हैं, हम लालू जी के अंदाज में रहते हैं। जब सब साथ छोड़ दें, मन विचलित हो तो जनता के बीच जाओ और न्याय मांगो, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। अपने पिता की इसी बात को आधार बनाकर तेज प्रताप यादव हल्ला बोलने लगे। भाई तेजस्वी यादव पर सीधे नहीं तो अपरोक्ष रूप से प्रहार किया। ये सब गुंडे मवाली लोग हैं, ये लोग शुरू से बिहार को बर्बाद करने में इन लोग का अहम भूमिका रहा। तेज प्रताप यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपने छोटे भाई के बड़े साथी राहुल गांधी को भी निशाने पर ले लिया। उनकी राजनीतिक परिपक्वता के साथ मुद्दों के चयन को लेकर सवाल खड़े करते नजर आए। राहुल गांधी एसआईआर पर बोल रहे हैं, वोट चोरी पर कर रहे हैं। अरे कोई फायदा नहीं सब चीज से, कोई फायदा नहीं होने वाला।
परिवार निकाला में भाई की मौन सहमति और अपनों के रवैये से दुखी तेज प्रताप यादव जनता की अदालत में फरियाद लगाते दिखे। लेकिन दूसरे चरण के मतदान से पहले उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे तूफान खड़ा हो गया। लालू के बड़े लाल ने अपनी जान को खतरा बताया और सुरक्षा की मांग कर डाली, जिसके कुछ घंटे बाद तेज प्रताप यादव को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा में आर्म्ड पुलिस के 11 कमांडो तैनात किए जाते हैं, जिसमें पुलिस के 5 जवान VIP की सुरक्षा के लिए उनके घर और आसपास रहते हैं, जबकि 6 PSO 3 शिफ्ट में सुरक्षा में तैनात रहते हैं। केंद्र सरकार से अपील इतनी जल्दी रंग लाएगी, ये सियासी पंडितों के लिए भी चौंकाने वाली बात है। लेकिन तेज प्रताप यादव सुरक्षा मिलने के बाद मुतमईन नजर आए। साथ ही उन्होंने एक बार फिर खुद पर मंडरा रहे खतरे को दोहराते हुए Y+ कैटेगरी की सुरक्षा को जायज बताया। सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है। हाँ, क्योंकि मेरे ऊपर खतरा है ना, मेरा हत्या भी लोग करा देगा। अब है दुश्मन सब लगा हुआ है ना। सियासी रंजिश में जान लेने की कोशिश कौन कर सकता है, ये तो तेज प्रताप ही बता पाएंगे। लेकिन Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बाद वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तेज प्रताप की फरियाद पर इतनी जल्दी एक्शन क्यों लिया? क्या तेज प्रताप को सिक्योरिटी देने और उनके विकल्प खुले हैं वाले बयान के बीच कोई संबंध है? क्या रवि किशन के साथ गलबहियां और रवि किशन का तेज प्रताप की तरफदारी करना संयोग भर है? पहले सुनिए रवि किशन ने तेज प्रताप के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कहा था। दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं, और सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है। और ये बात किसी से छिपी नहीं, निस्वार्थ सेवक और इनकी छवि वही आ रही है। जंगल राज की बात कर लालू परिवार को घेरने वाली बीजेपी तेज प्रताप को लेकर सॉफ्ट सी नजर आ रही है। आपने शायद ही किसी बीजेपी नेता की जुबान से तेज प्रताप के खिलाफ कोई बयान सुना होगा। हाँ, आपने ये तस्वीर जरूर देखी होगी। सियासत संभावनाओं पर टिकी होती है और तस्वीरें हकीकत से जुड़ी होती हैं। कुछ बातें खुलकर नहीं की जाती, इशारे किए जाते हैं। अब तेजस्वी को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलना क्या इशारा करता है? रवि किशन का बयान संभावना के किस द्वार को खोलता है, ये तो 14 नवंबर के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग राह चुन ली है और उस राह पर चलते हुए राजनीति के शिखर तक पहुंचने की कोशिश करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बीजेपी ने तेज प्रताप यादव को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर क्यों बना लिया है? तेज प्रताप यादव पे जिस तरीके से मेहरबानियां हो रही है, सिक्योरिटी बढ़ाई गई है उनकी, ये सब कुछ क्या गुल खिलाता है चुनाव के बाद, ये तो बात की बात है। लेकिन बात करते हैं हम दूसरे चरण के मतदान की। दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है। 122 सीटों पर वोटिंग होगी और सीमांचल में वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर ओवैसी फैक्टर भी काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। और इसी सीमांचल को साधने के लिए नीतीश कुमार ने MY वाला दांव चला है। अब अगर आप MY का मतलब मुस्लिम और यादव समझ रहे हैं तो आप गलत हैं। नीतीश कुमार का ये आखिर नया MY दांव क्या है, समझाते हैं आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट से। योगी जैसा नेता चाहिए। आदि को घर पे बुलडोजर चलवाते, इसीलिए बिहार में भी ऐसा ही चाहिए। बिहार में चुनावी शोर अब थम गया है। एनडीए ने इस बार चुनाव में अपना जीत का दांव MY फैक्टर पर लगाया। एनडीए का MY फैक्टर उनके स्टार प्रचारक मोदी योगी हैं। एनडीए को उम्मीद है कि पीएम मोदी और सीएम योगी की लोकप्रियता विपक्ष पर भारी पड़ेगी। मोदी योगी की लोकप्रियता का हथियार एनडीए के लिए हर बार कारगर साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश के बाबा बुलडोजर की लोकप्रियता बिहार में भी छाई हुई है। अलग अलग इलाकों में योगी का बुलडोजर से स्वागत किया गया। योगी के लिए आई लव बुलडोजर बाबा के गाने बजे। आई लव बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा। आई लव बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा। देश विरोधी गतिविधियों को ठीक से
जिसने दाबा। यूपी में कानून व्यवस्था का ब्रांड बुलडोजर अब बिहार की सियासत में भी खूब चर्चा बटोरता नजर आया। यूपी से बिहार तक बाबा के बुलडोजर की पॉपुलैरिटी टॉप पर रही। बाबा बुलडोजर भी हर मंच से विपक्ष को ललकारते नजर आए और बिहार में भी बुलडोजर का एक्शन करने की बात करते दिखे। यूपी में तो अब न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। यूपी में माफिया के ऊपर जब बुलडोजर चलता है बहन और भाइयों, उसकी हड्डी पसली एक कर दी जाती है, सड़क बना दी जाती है, उसकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों की हवेली बनाई जाती है। तो नया यूपी अगर उसके लिए तैयार है तो बिहार भी अब तैयार है। हिंदुत्व की फायर ब्रांड छवि और यूपी में कानून व्यवस्था के योगी मॉडल से सीएम योगी के लिए चुनाव में लोगों का उत्साह और भी बढ़ जाता है। योगी ने बीजेपी के लिए जब जब कमान संभाली है तब तब विपक्ष का सुपड़ा साफ होता गया है। हरियाणा चुनाव में योगी ने 20 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें 13 सीटों पर जीत मिली। यहां योगी की जीत का स्ट्राइक रेट 65% रहा। महाराष्ट्र में योगी ने 12 रैलियां की, 18 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें 17 सीटों पर जीत मिली। यहां योगी का स्ट्राइक रेट 95% रहा। जम्मू कश्मीर में योगी ने 11 सीटों पर प्रचार किया और 10 सीटों पर जीत मिली। यहां योगी का स्ट्राइक रेट 90% रहा। दिल्ली में योगी ने 7 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें 6 सीटों पर जीत मिली। दिल्ली में योगी का स्ट्राइक रेट 90% रहा। योगी ने हिंदुओं को एकजुट करने की पूरी कोशिश की। योगी बिहार की जनता को हिंदुत्व का संदेश और मोदी सरकार के कामों के बारे में बताते नजर आए, तो दूसरी तरफ विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है, नहीं आने देना है। बिहार के विकास में अब कोई भी बैरियर नहीं बनने देना है। एक तरफ बाबा बुलडोजर का वाई फैक्टर, तो दूसरी तरफ हमेशा की तरह मोदी का मैजिक सिर चढ़कर बोलता नजर आया। प्रचार के बाद नरेंद्र मोदी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए और उन्होंने पूरा विश्वास जताया कि बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की ही जीत होगी। बिहार में अपनी आखिरी जनसभा में मोदी ने जनता से शपथ ग्रहण में आने का वादा तक कर दिया। मैं बेतिया से, पूरे चंपारण से, पूरे बिहार से कहूंगा, मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आज जा रहा हूं, आप 11 को वोट डालेंगे, 14 को गिनती होगी और मैं फिर से एक बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में फिर से पटना आऊंगा। पीएम मोदी ने इस बार कट्टा मुद्दे को जोर शोर से उठाया। मोदी का मैजिक हर बार एनडीए के लिए कारगर साबित हुआ है। मोदी जहां भी जाते हैं, बीजेपी की जीत की गारंटी और ज्यादा बढ़ जाती है। हरियाणा में पीएम मोदी ने 4 रैलियों में 20 सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ा। 20 में 11 सीटें बीजेपी के खाते में आई। राजस्थान में बीजेपी ने मोदी के चेहरे के साथ "मोदी है तो मुमकिन है" की नारे पर चुनाव लड़ा। पीएम ने 17 रैलियां की और 72 सीटों पर जीत मिली। दिल्ली में पीएम ने 4 रैलियों में 26 सीटों पर निशाना साधा और 22 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। पीएम मोदी 2025 में 7 बार बिहार आए और 14 जनसभाओं को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ इस चुनाव में 31 जनसभाएं कर चुके हैं। बिहार में मोदी योगी के तूफानी प्रचार का असर भी नजर आ रहा है और लोग मोदी के मैजिक और योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर विश्वास करते नजर आ रहे हैं। योगी जो बुलडोजर की तरह ही हीरो है और उसके जैसा हीरो हम कहते हैं बिहार में भी होना चाहिए। बिहार में भी बुलडोजर चलेगा। योगी जैसा सरकार चाहिए बिहार में। योगी जी का ही ये सिंबल है। अपराधियों को सफाई करने के लिए बुलडोजर उनके अपना साथी बन गया है और उस पूरे विश्व में इसका नाम हो गया है। योगी का सिंबल है और क्राइम भगाने के लिए सबसे बड़ी पहचान है ये बुलडोजर के लिए। आदि को घर पे बुलडोजर चलवाते, इसीलिए बिहार में भी ऐसा ही चाहिए। अरे मोतिहारी के शान
कमल फूल निशान। देखो मोदी नीतीश खड़ा है सीना तान, बाटे दिल में अरमान, कमल फूल निशान। बिहार के चुनावी संग्राम में एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी। पीएम का करिश्माई नेतृत्व और योगी की अपराध मुक्त करने वाली छवि के सहारे एनडीए बिहार की सत्ता फिर से अपने नाम करना चाहती है। हालांकि मोदी योगी का MY फैक्टर बिहार में एनडीए के लिए जीत की राह तय करेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात बिहार के दो सियासी दिग्गजों की। बिहार की सियासत में लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती और दुश्मनी दोनों हमेशा से ही चर्चा का विषय रही है। दोनों कब दोस्त बन जाएं और कब दुश्मनी कर लें, कोई कुछ नहीं कह सकता। ऐसे में जब बिहार में चुनाव चल रही हैं, 11 नवंबर को सेकेंड फेज की वोटिंग होनी है, 14 को नतीजे आएंगे, तो बिहार के सियासत में चर्चा, एक सवाल लगातार घूम रहा है और जिसकी चर्चा दिल्ली तक हो रही है। सवाल यह है कि अगर नतीजों के बाद जरूरत पड़ी तो नीतीश कुमार और लालू यादव क्या फिर से दोस्त बन जाएंगे? रिपोर्ट देखिए। अगस्त 1975 को एक फिल्म आई थी, शोले। फिल्म में जय और वीरू की दोस्ती को पूरे देश ने सराहा। यहीं से दोस्ती के नए मायने गढ़े जाने लगे। अटूट दोस्ती की कस्में खाई जाने लगी, दोस्ती में जान लुटाई जाने लगी। फिल्म शोले के रिलीज होने के महज 2 महीने पहले यानी 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लग गया था। आपातकाल से भी दो दोस्तों की एक जोड़ी निकलकर सामने आई। इस जोड़ी की चर्चा बिहार की गलियों और नुक्कड़ पर जय वीरू की दोस्ती से कम नहीं होती थी। दोनों दोस्तों का नाम था नीतीश कुमार और लालू यादव। आपातकाल में लालू और नीतीश ने इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ बिगुल फूंका था, जिसके चलते इंदिरा गांधी सरकार ने नीतीश और लालू को जेल में डाल दिया था और यहीं से लालू नीतीश की राजनीति की शुरुआत हो गई। इसके बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज 50 साल बाद 2025 में भी लालू नीतीश की दोस्ती की चर्चा हो रही है। बिहार में पहले फेज की वोटिंग के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव बाद लालू और नीतीश के एक होने की फिर से संभावना है। अगर एनडीए को बहुमत नहीं मिलता है तो क्या लालू नीतीश फिर से सरकार चलाएंगे? चुनावी समीकरण क्या कहते हैं? लालू प्रसाद जी इस तरह की चीजों को बताते रहते हैं और उनके बोलने के कई मायने होते हैं कि नीतीश कुमार फिर मेरे साथ आ सकते हैं या नीतीश कुमार जी से हम अलग नहीं हैं। कहीं न कहीं लालू प्रसाद आश्वस्त नहीं है अपनी जीत के प्रति या अपने गठबंधन की जीत के प्रति, और लगता है कि अगर वैसी स्थिति में नीतीश कुमार अगर मेरे साथ आते हैं तो हम लोग सरकार बना सकते हैं, सरकार चला सकते हैं। जहां तक नीतीश कुमार की बात है कि नीतीश कुमार साथ आएंगे नहीं आएंगे, यह हाइपोथेटिकल सवाल है। लालू नीतीश की दोस्ती का सवाल इसलिए भी वाजिब हो जाता है क्योंकि पूरे चुनाव में तेजस्वी यादव भी बार बार ये कहते रहे हैं कि चुनाव बाद बीजेपी नीतीश को नहीं पूछेगी। नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी के बयानों में हमदर्दी वाला एंगल हर बार नजर आता है। हमारे चाचा की अब स्थिति ठीक नहीं, इतना बार पलटी मारे कि उनका सर चकरिया गया। अब हमको बड़ी पीड़ा हो रही है उनकी स्थिति को देखते हुए। बीजेपी हाईजैक कर लिया है, अब सरकार वो नहीं चला रहे हैं, सरकार अब दिल्ली से अमित शाह मोदी जी चलाने का काम कर रहे हैं, वो केवल कठपुतली बने हुए हैं। ताजा हालातों में लालू और नीतीश सियासी दुश्मन हैं, लेकिन वो कब दोस्त हो जाएं कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नीतीश और लालू सत्ता के लिए साथ भी आते रहे हैं और सत्ता के लिए ही अलग भी होते रहे। कहा जाता है लालू यादव की जातीय राजनीति और मुस्लिम यादव समीकरण की रणनीति ने नीतीश कुमार की विकास केंद्रित सोच से टकराव पैदा किया, लेकिन राजनीति के जानकार कहते हैं कि इसकी जड़ में कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही।
इसलिए साल 1993 तक नीतीश कुमार ने बगावत का बिगुल बजा दिया और 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बना ली। जाहिर है दोस्त अब सियासी दुश्मन बन चुके थे। इसी बीच वर्ष 1996 में बिहार में 903 करोड़ रुपए के चारा घोटाले ने लालू यादव की सियासी जमीन हिला दी। इसके बाद इस्तीफे के बाद उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, जिसे नीतीश ने परिवारवाद का तमगा दिया। इसके बाद नीतीश कुमार ने जंगलराज के खिलाफ सुशासन का नारा बुलंद किया और 1999 में बीजेपी के साथ गठबंधन किया। साल 2005 में नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी के 15 साल के शासन को उखाड़ फेंका। सत्ता आती जाती रही, लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार की सियासी दुश्मनी के बावजूद दोनों ने एक दूसरे के लिए सद्भाव बनाए रखा। साल 2013 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा और 2015 में लालू यादव के साथ महागठबंधन बनाया। लालू नीतीश की दोस्ती का ये नया अध्याय था। दोनों नेताओं ने महागठबंधन के तहत बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, जबकि लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने सरकार में अहम भूमिका निभाई। हालांकि ये दोस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और साल 2017 में भ्रष्टाचार के आरोपों पर नीतीश फिर से बीजेपी के साथ चले गए। 2022 में नीतीश एक बार फिर से एनडीए से अलग होकर आरजेडी के साथ चले गए और सरकार बना ली। और यार रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।